ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मुद्दा ये है कि जी बिजनेस का रीलॉन्च है और इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज जो है वो आज जी बिजनेस पे आप देख पाएंगे। और इनफैक्ट अब हमारे साथ राशेष शाह साहब जुड़े हैं, चेयरमैन एडलवाइस ग्रुप के। दीपाली और डिम्पी मेरे सहयोगी इसमें मेरे साथ मौजूद हैं। दीपाली, इनफैक्ट आज का दिन बहुत खास है और इंडस्ट्री लीडर्स हमारे साथ ही हैं। दिन खास है, इसीलिए इंडस्ट्री के बड़े फेसेस हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इनफैक्ट हम बातचीत कर भी रहे हैं। राशेष, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को, क्योंकि आज का दिन जी बिजनेस के लिए बहुत अहम है। ओवर ईयर्स इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट्स है वो मैच्योर हुए हैं और जी बिजनेस भी मैच्योर हुआ है, लेकिन आप जैसे बड़े मार्केट प्लेयर्स के साथ और साथ ही हमारे व्यूअर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो अभी भी पुराना है और मजबूत है। सबसे पहले सर, इस स्पेशल डे पर हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज। I want to start, एक तो I want to congratulate all of you, आपको सबको मेरा अभिनंदन है, अभिवादन है कि जैसे you have grown Z business, the channel has grown by leaps and bounds, and all the hard work you have done, and I think all your viewers will enjoy the new Z business as it is being relaunched also very much. So all the best to you and my compliments to you and to everybody in the Z business team. ठीक है राशेष जी, अब कुछ सवाल मैं आपसे बाजार के रिगार्डिंग पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यही है, अभी थोड़ी देर पहले ही डोकलाम से एक खबर आई कि सेना पीछे हट गई है। ये जब डोकलाम की खबर आई थी तब बाजार टूट गया था, लेकिन अब सेना पीछे हटी है, बाजार चला नहीं, खैर उतना नहीं चला, कुछ हद तक डिस्काउंट भी हम समझ सकते हैं। ये ग्लोबल पैरामीटर्स पे जो भी हो रहा है, ये इंडिया के लिए इसको कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक ओवरऑल ये सब इवेंट जो होते हैं ये एक्चुअली मार्केट के लिए बहुत स्मॉल होते हैं। मार्केट का अपना खुद का एक रिदम होता है और उसके हिसाब से ये अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हम जब भी उनसे बात कर रहे हैं वो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि उनको अभी अर्निंग्स देखना है। एंड आई थिंक इंडिया में जो अगला कैटलिस्ट आएगा, अभी तक तो क्या था, ये GST आ गया, ये सब आ गया, अभी अगला दो कैटलिस्ट जो इनके आंखों में है वो है एक तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ रेट और सेकेंडली ये जो सब NPA के जो रेजोल्यूशन होने वाले हैं, NCLT में काफी बड़े बड़े केसेस गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो बैंकों पे आएगा, क्रेडिट ग्रोथ पे आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दो चीजें अगले आने वाले 5-6 महीने के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए काफी डिटर्मिनिस्टिक रहेगी। जी राशेष, रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आपके काफी सारे इंटरेस्टिंग कोट्स थे और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एनकरेजिंग बात कही थी कि इंडिया में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि इंडिया एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सके फ्यूचर में। ऐसा क्यों लगता है आपको? एक तो इंडिया की जो अभी इकोनॉमी है इसमें काफी बड़ा स्केल हो गया है। हमारी इकोनॉमी 2007 में $1 ट्रिलियन की हो गई, आज 2015 में ये 2 ट्रिलियन की हो गई और आज ये अभी 2.4 ट्रिलियन की हो गई है। तो हमारी इकोनॉमी अभी कंपाउंडिंग एवरी 7 साल 8 साल में इकोनॉमी डबल हो रही है। और हमारा जो फाइनेंशियल सेविंग्स है, जो हमारे पूरे फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये एवरी 5 और 6 साल में डबल हो रहे हैं और ये अभी स्केल पे हो रहे हैं। जब इंडियन इकोनॉमी स्मॉल थी भी ये हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे स्केल बहुत कम था, अभी काफी बड़ी स्केल पे हो रही है। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इज नाउ बिकम द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड बाय 2025 इंडिया विल बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड हमारा जो सेविंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो उसके बाद भी काफी बड़ा होगा। तो ये जो एज है इंडिया की, जो इंडिया का व्हाट आई कॉल जो इंडिया का गोल्डन एज है, जो कंपाउंडिंग हो रही है और जो इंडिया का स्केल हो रहा है, इसमें हर चीजों पे, आपके बैंक डिपॉजिट्स पे है, म्यूचुअल फंड्स पे है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे है, हर किसी में बड़े बड़े फ्लोज आ रहे हैं। जी इनफैक्ट राशेष, अभी आप जैसे कह भी रहे थे कि जी बिजनेस ने ओवर इयर्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो किया है और हमें कहना चाहिए सो इज द केस विद एडलवाइस। इनफैक्ट उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे भी, लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट्स, लेकिन फ्लोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। हालांकि पिछले 1 साल में जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं वो बहुत स्ट्रांग आए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की मेंटालिटी हो या फिर सेंटिमेंट वाइज जो फॉरेन फ्लोज है वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट नजरिए से देखे जाते हैं।
जाते हैं। टैक्सेशन फ्रंट पर, रिफॉर्म फ्रंट पर सरकार ने काफी कामकाज किया है, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो और सरल या फिर और आर्टिकुलेट होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू शेयर मार्केट इंडिया में आए? जो आपने कहा वो तो सही है, लेकिन ये जो ईयर है 2017 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये साल जो डोमेस्टिक फ्लोज होंगे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज से काफ़ी ज़्यादा होंगे। हमारा जो एस्टिमेट है कि इंडियन डोमेस्टिक फ्लोज ये साल 1,50,000 करोड़ के होंगे, वाइल इंटरनेशनल फ्लोज अबाउट 70 to 80,000 के होंगे। तो इंडियन अभी लोकल फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का अपना खुद का इम्पोर्टेंस है, उनकी खुद की एक स्पेस है, क्योंकि वो इंडिया में आते हैं और इंडिया से जा सकते हैं। जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो इंडिया का मनी है, इंडिया में इन्वेस्ट होगा। और ये जो इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के इन आउट होते हैं, इससे हमारा मार्केट पे काफी इम्पैक्ट होता है। तो उसी वजह से आई थिंक उनका जो माहौल है, उनका जो ओपिनियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैक्स में आई थिंक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 साल में बहुत अच्छा काम किया है। आई थिंक एक एक करके काफी क्लैरिटी आ गई है, और मेरा ये मानना है कि अभी जो ये इन्होंने पी नोट भी अभी ऑलमोस्ट अबॉलिश हो गई है। ये सब होने के बाद हमारा टैक्सेशन रेजिम काफी क्लियर और स्टेबल हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर हैप्पी टू पे टैक्स, लेकिन उनको क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको क्लैरिटी क्या सरकार की तरफ से मिल रही है? क्योंकि 2019 के अंदर चुनाव हैं, कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है, कुछ कर चुकी है, कुछ करना चाहती है, ये सारा उसी क्लैरिटी का हिस्सा है? हाँ, ये भी है। आई थिंक ये जो मैंने कहा लास्ट 3 साल में ये गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स क्लियर किए हैं। जो फॉरेन फंड मैनेजर्स इंडिया बेस्ड है, उनका क्या टैक्सेशन रेजिम होगा, और वो सब काफी क्लियर हो गया है। तो आई थिंक ये बहुत इंक्रीज हो गया है क्लैरिटी इनकी। और मेरा मानना है ये अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण इश्यू नहीं है। जो लार्जर है, जो आपने कहा, ये जो गवर्नमेंट का रिफॉर्म एजेंडा है, इसमें भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया है। इन्होंने ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की है, जीएसटी ऑब्वियसली हैज बीन अ बिग मूव, एफडीआई बहुत रिलैक्स किया है। तो ये जो गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स है, जो पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स है, वो आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी लोगों का मानना है कि अगर 19 तक और भी 3-4 एरिया में रिफॉर्म, जैसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लेबर रिफॉर्म्स है, इसमें अगर गवर्नमेंट का एक्शन होगा तो इससे ये इन्वेस्टरों को बहुत एनकरेजमेंट होगी। जी रशेश, एक चीज और है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वहां कब तक आप पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप एवरेज यूटिलाइजेशन देखेंगे तो 70 से 75% के रेट में है। कुछ इंडस्ट्रीज तो बिलो 50% का यूटिलाइजेशन पर कामकाज कर रही हैं। तो क्या नियर टर्म में अगले 1-2 साल में आप वापस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लौटता हुआ देख रहे हैं? ये एक एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि एज जो आपने कहा, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 75 के नीचे है। और हमने देखा है कि थोड़ा ब्राउनफील्ड स्टार्ट हो जाता है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट 75 और 80 के बीच में। और जो इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 के ऊपर जाता है, वहां पे न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने स्टार्ट होते हैं। इंडिया में बहुत कम इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया में ओवर कैपेसिटी है, ग्लोबल ओवर कैपेसिटी है। और ये जो एनसीएलटी में, जो अभी इंसॉल्वेंसी में जो काफी केसेस है, वो जब रिजॉल्व हो गए तो ये कंपनी की भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी शॉर्ट टर्म में प्राइवेट कैपेक्स तो अभी आने वाला नहीं है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने 3-4 इनिशिएटिव किए हैं, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो इनिशिएटिव है, इससे मेरा मानना है कि आने वाले 1-2 साल में बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग में अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। और उससे आपका स्टील, सीमेंट और एम्प्लॉयमेंट फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। और सेकेंडली, ये जो जीएसटी की वजह से लॉजिस्टिक्स में हम काफ़ी अभी इन्वेस्टमेंट देखने का स्टार्ट हो गया है। और थर्ड एरिया है डिफेंस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एफडीआई ओपन की है डिफेंस में,
लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज का इंडियन कोलैबोरेशन हो रहा है। तो मेरा मानना है ओवरऑल प्राइवेट कैपेक्स बहुत नहीं होगा, लेकिन ये जो 3-4 एरिया है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली मैन्युफैक्चरिंग है और ये लॉजिस्टिक्स एरिया, इसमें काफी एक्टिविटी हो सकती है। रशिश, इस बीच ना मार्केट भी काफी और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स भी काफी मैच्योर हुए हैं। बाजार की उठापटक के साथ अब उतनी डर या घबराहट नहीं रहती जो पहले आज से 5 साल 8 साल पहले हमको बाजार में दिखती थी। ये ब्रोकिंग का बिजनेस किस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक बड़े ब्रोकर की तरह भी हैं, आप पीएमएस भी देते हैं और आपकी कंसल्टेंसी भी काफी अच्छा प्ले काम कर रही है। एडलवाइस का एक नया डिवीजन भी शुरू हुआ है जो कि कुछ एसेट्स को भी एक्वायर अप करता है। ये आप अपनी ही कंपनी के हिसाब से हमको थोड़ा बता पाएंगे इस पूरे फाइनेंशियल सेगमेंट में हो क्या रहा है? ये जो हमने किया एडलवाइस में, हमारा जो अभी का मॉडल है ये थोड़ा ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया है। हमारा क्रेडिट बिजनेस है, हमारा स्ट्रेस्ड क्रेडिट का बिजनेस है, हमारा एसेट मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है। और ये जो ब्रोकिंग का बिजनेस है एक्चुअली इंक्रीजिंगली हैज बिकम पार्ट ऑफ एडवाइजरी एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। क्योंकि ब्रोकिंग जो एक बिजनेस था 5-7 साल पहले, ये अभी एक प्रोडक्ट हो गया है। लेकिन जो ओवरऑल बिजनेस है ये है वेल्थ मैनेजमेट का, एडवाइजरी का। क्योंकि इवन इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी आप सिर्फ यू डोंट ऑफर ओनली ब्रोकिंग, आप उसके साथ में आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफर करते हैं, उसके साथ क्लियरिंग, कस्टडी, ये सब प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, ये जो उनका जो ट्रेडिंग ओरिएंटेशन था ये हटके अभी ये थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन हो गया है। वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो काफी नए ये जो अभी ETFs आ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है। तो अभी क्या हुआ है, जो इंडियन हाउस होल्ड के वेल्थ है ये काफी इंक्रीज हो रही है। और ये जो वेल्थ उनको मैनेज करना है, क्योंकि क्या था 5-7 साल पहले यू जस्ट कीप द आपके पास जो भी सेविंग्स थी अगर आपने बैंक में डाल दी तो भी 8% 9% तो आसानी से मिलता था। अभी बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, तो अभी आपको बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एक्विटीज में डायरेक्ट करना है, म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू करना है, इंश्योरेंस के थ्रू करना है। तो अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है। तो मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स यूज ब्रोकिंग एज अ प्रोडक्ट and not as the business as a whole. They want overall advice and wealth management and all. और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स काफी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं और उनका अभी ओरिएंटेशन एसेट अलोकेशन की ओर है। जी, शुक्रिया रशिश, आपने समय दिया जी बिजनेस को इस स्पेशल डे पर और आपने हमें कंग्रेचुलेट भी किया। हम भी यही विश करते हैं कि एडलवाइस भी जो तेजी से ग्रो कर रहा है वो मोमेंटम, वो पेस आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखे। शुक्रिया आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को।